नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज एक अलग हट के कुछ मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार विभिन्न पोस्ट में ये आरोप लगता है कि धारा 370 बहुत जल्दबाजी में किया गया निर्णय है और उस पर अभी तक राजनीतिक गूंज दिखाई देती है। अतः इस पर कुछ चर्चा करना आवश्यक है कि कोई भी इस तरीके का संविधान जिसको हटाने में 60 साल लगते हों, 70 साल लग गए हों, 70 साल बल्कि लग गए, अधिक लग गए उससे हमको, उसको हटाने में इतनी जल्दबाजी से कोई भी सरकार काम नहीं करती है और ना कर सकती है। क्योंकि आने वाले समय में तमाम ऐसे कानून आने वाले हैं, नए कानून, जिनके बारे में ऐसी बातें फिर की जाएंगी। इसलिए चर्चा करके आपको बताना चाहता हूँ कि धारा 370 हटने का क्या कहानी है व्यक्ति की। ये कहानी 4 अगस्त 2001 चित्रांकन देखिए आप, नाटक टाइप सब जैसे होता है कि 4 अगस्त 299 का दिन था और पार्लियामेंट के कॉम्प्लेक्स में ज़बरदस्त हलचल थी और गृह मंत्री ने एक कॉन्फिडेंशियल और हाई लेवल की मीटिंग बुलाई थी। इसलिए बड़ा कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। और इसमें डोभाल साहब, जो कि हमारे एडवाइज़र हैं, होम सेक्रेटरी और रा के और आईबी के चीफ, उसको बुलाया गया उसके साथ में। तो एक रूमर तोड़ गई, कुछ बड़ा होने वाला है शायद, क्योंकि इस तरह की गुफ्तगू जो चल रही होम सेक्रेटरी से। और इसके पहले क्या कारण था कि 2-3 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने, ट्रंप ने एक इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया था, बड़ा डिप्लोमेटिक था, कि भारत अगर चाहे तो हम पाकिस्तान और भारत के बीच में जो कश्मीर का विवाद है उसके ऊपर मध्यस्थता कर सकते हैं। लेकिन भारत बार बार ये कहता आया कि ये हमारा खुद का मुद्दा है, आंतरिक मामला है, इस पर आप बात ना करें। लेकिन ये स्टेटमेंट आ चुका था, बहुत मुझे भी याद है, काफ़ी थी। और मीटिंग जो है वो पिछले 1 हफ्ते से काफ़ी तनाव चल रहा था, मतलब एक गलियारे में कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर 5 अगस्त को सुबह 9:30 बजे जो सिक्योरिटी की कैबिनेट कमेटी होती है, उनकी मीटिंग हुई प्रधानमंत्री निवास पर। 10:30 बजे गृह मंत्री संसद के लिए निकले और जो कि कत्थई रंग की जैकेट पहने हुए थे, इच्छा राज्यसभा में प्रविष्ट हुए। ऐसे ही जैसे शोर शराबे वाली आजकल चल रही है राज्यसभा, वैसे ही चल रही थी। अचानक 11 बजे अमित शाह खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि धारा 370 और 35A के हिस्सों को, जो विवादित हिस्से थे, उनको हटाकर उनको ख़त्म करने का प्रस्ताव पेश किया। और उन्होंने साथ ही जम्मू कश्मीर के राज्य को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना करके बांटने का प्रस्ताव किया। अब ये जो बात आई तो इसमें विपक्ष और मीडिया में हड़कंप मच गया कि इसकी कानो कान किसी को खबर नहीं हुई। एकदम से पूरी दुनिया में जो भारत विरोधी शक्तियाँ थी उनकी हालत ख़राब हो गई कि ऐसे कैसे हो गया, अचानक कैसे ये अमित शाह ने बोल दिया। तो इस विषय में ये बताना चाहते हैं कि इस विषय में अगर विपक्ष को बताया जाता तो जिस तरीके से पीवी नरसिम्हा राव के समय में परमाणु विस्फोट होने वाला था, सब तैयारी हो चुकी थी, लेकिन चूंकि अमेरिका को मालूम पड़ गई थी तो परमाणु विस्फोट होने के पहले अमेरिका का फ़ोन आ गया था, उनका स्टेटमेंट आ गया, उसके दबाव में परमाणु विस्फोट को कैंसिल करना पड़ा। सुरक्षा के मुद्दों के बहुत सारे निर्णय अचानक लिए जाते हैं, क्योंकि उसके पहले लिए जाएं तो विद्रोहियों को संभलने का मौका मिल जाता है। इसलिए ये किसी विपक्ष को या मीडिया किसी को नहीं बताया गया था। ये देश की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए किया गया था। इसमें विपक्षी वाले राजनीति करने के लिए तो वो देश के टुकड़े करना चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं देश तरक्की करे। पाकिस्तान चीन से भी समझौता करना चाहते हैं, तो वो तो ये सब बकवास करेंगे फिर। अच्छा, इसके बाद क्या था कि वास्तव में
ये जो 5 अगस्त 2019 को हुआ था, इसकी तैयारी जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, वास्तव में तभी से आरंभ हो गई थी, आप समझ लीजिए। और जब कश्मीर में 1 मार्च 2015 को चुनाव के बाद बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी थी, तो लोगों ने बहुत बीजेपी को बोला कि कैसे राष्ट्रवादी पार्टी के साथ मिले। तमाम राजनीति उस समय भी हुई थी, लेकिन बीजेपी ने पीडीएफ से समझौता किया था, क्योंकि सत्ता में रह करके वो काफ़ी कुछ बातें मनवा सकते थे और तैयारी कर सकते थे, और आतंकवाद से लड़ने की तैयारी उन्होंने आरंभ कर भी दी थी, और ये महबूबा को पता भी नहीं लग गया था, और तैयारी होती रही धीरे धीरे। बाद में दोनों को की सरकारें चली, और जो है अचानक ही जो है, अच्छा महबूबा मुफ्ती आप देखिए, जो पुरानी विपक्ष पार्टियाँ कश्मीर की, उनका यही मुद्दा था कि कैसे कश्मीर के मुद्दे को जीवित रखें और अपनी सत्ता को बरकरार रखें, और कैसे हम केंद्र के द्वारा मिलने वाली सहायता का दोहन करते रहें और हम जो है अपनी बात मनवाते रहें। इसके अलावा जो है इस मुगालते में रख करके बीजेपी सारा काम करती रही अपनी, और फिर राष्ट्रपति शासन हटने के बाद धीरे धीरे पैरा मिलिट्री को, सेना को छूट दी गई, इनकाउंटर करके मारना चला गया, और आरएसएस ने भी अपना धीरे धीरे उनके समर्थक, अपना हिंदुओं के बीच में जो देशभक्त थे, मुस्लिम भी थे, काफ़ी मुस्लिम हैं जो देशभक्त थे और इन लोगों से आक्रांत हो चुके थे, उन लोगों ने अपना आरएसएस का सपोर्ट करना चालू किया। इस काम में राम माधव ने काफ़ी अच्छी जो है भूमिका निभाई थी, और इसी के बाद पीडीएफ और एक तरह से पीडीपी और क्या नाम है वो बीजेपी के बीच में दरार आई थी, और उसके बाद में जो हुआ वो तो मालूम था, जब 20 जून 2018 को 3 साल बाद ही राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी गई, और उसके बाद फिर केंद्र सरकार ने जब अपनी स्टाइल में खेलना चालू किया, तो उन्होंने BVR सुब्रमण्यम को कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी बना दिया, और नक्सल विरोधी ऑपरेशन में विशेष रूप से जो काम करना जानते थे विजय कुमार को, और पूर्व सेक्रेटरी BB व्यास को राज्यपाल बना दिया वहाँ पर, क्योंकि वो पहले से जानते थे, जो वाकिफ़ थे जम्मू कश्मीर के उससे, और सत्यपाल मलिक को जम्मू कश्मीर का नया राज्यपाल बना दिया गया, और ये सब अपॉइंटमेंट होते रहे। रमज़ान पर सीज़फायर नहीं किया गया, और कई आतंकवादियों का सफाया किया गया, और धीरे धीरे हज़ारों की संख्या में, क्योंकि एक दिन में मिलिट्री नहीं भेजी जा सकती है, धीरे धीरे हज़ारों की संख्या में अमेरिका में पैरा मिलिट्री फोर्सेज, मिलिट्रीज़ को भेजना चालू किया गया, और लोगों को ये लगा कि पाकिस्तान पर हमला होने वाला है। कुछ इसी स्टाइल में जो है स्टेटमेंट दे करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़, और जो होता रहा वो तो आप जानते भी, बोले जो नहीं है, ये लगा कि पाकिस्तान पे हमला होने वाला है। उसके बाद 2019 आया, 19 में जब ये जीत गए तो इनकी समझ में आ गया कि अभी हमारे मुद्दा जो राष्ट्रवाद का है, ये लोगों की समझ में आ गया, और हमारे बीच में अभी राष्ट्रवाद की लहर आने लगी है, लोग समझने लगे, इसलिए अभी सही मौका है कि 370 और 35A को हटा दिया जाए। और उन्होंने फिर एक तरीके से पुलवामा पर जो 14 फरवरी को हमला हुआ था, बालाकोट पर हमला हुआ था, जब बाद में उसका बदला सब कुछ लिया, लेकिन ये सब कश्मीर में के द्वारा इनडायरेक्टली जो सब हुआ था, तो वो एक क्या कहते हैं, और करहा को और बढ़ाता जा रहा था, मतलब कि हमें और जल्दी करना है, कहीं सोच करके एक तरीके से गवर्नमेंट ने पक्का मन बना लिया, और इसीलिए अमित शाह को मतलब गृह मंत्री बनाया गया। लोगों को ताज्जुब हुआ कैसे बनाया गया, और फिर बाद में ये सब जो काम था वो चालू हुआ। लेकिन इस काम में उन्होंने, जैसे कि जब भारतीय विस्फोट की एक पिक्चर आई थी, आपने देखा होगा, परमाणु विस्फोट के ऊपर, उसमें किस तरह से टीमें बनाई गई, तो इसमें भी उन्होंने 5 टीम बनाई, टास्क फोर्स जिन्हें बोलते हैं, स्पेशल टास्क फोर्स होती है। कोई भी जब बड़ा काम लिया जाता है, मतलब प्रोजेक्ट में भी होगा, तो उनको अलग अलग टीमों में बांट करके लोगों से काम लिया जाता है। तो उन्होंने टास्क फोर्स बना दी थी। तो पहली जो टीम थी वो तो थी सुप्रीम कमेटी,
जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री थे और कोई नहीं। इसमें और भी मेंबर थे मतलब, लेकिन ये 3 प्रमुख थे जो कि निर्णय के लिए वो करते थे, पहली टीम। दूसरी इन्होंने राजनीतिक टीम बनाई, पॉलिटिकल टीम बनाई, जिसमें 6 नेता थे, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, प्रहलाद जोशी, जितेंद्र कुमार और हेमंत बिश्वा शर्मा, जो भी आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं। ये थे, इनका काम था कि कैसे भी विपक्ष को हमलावर अगर होता है तो उसके ऊपर उसका जवाब दे करके राज्यसभा में राष्ट्रवाद का एक माहौल बनाना कि हमारा जो जब बिल कभी पास हो तो उसके लिए वो आसानी से पास हो जाए, लोगों को व्यक्तिगत लेवल पर संपर्क करना। और उन्होंने कई मीटिंग करके लोगों को समझाया कि भाई देश में क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये नहीं बताया हम ये करने वाले हैं, क्योंकि ये बात किसी को मालूम ही नहीं थी क्या होने वाला है। लेकिन राष्ट्रवाद की बातें करो, इन लोगों को समझाओ, इस बात को बता दिया गया था, तो उन्होंने ये करना चालू कर दिया। उसके बाद में तीसरी एक मीटिंग बनाई थी जो कि कार्य प्रणाली एग्जीक्यूटिव, जो मतलब क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड फोर्स जो इम्प्लीमेंट करेगी काम को, उसकी सुप्रीम कमेटी बनाई गई, जिसे एग्जीक्यूटिव कमेटी गई। और उसमें NSA डोभाल थे, रा के चीफ थे समंत गोयल थे, IB के डायरेक्टर अरविंद कुमार थे, होम सेक्रेटरी राजीव गाबा थे, ज्ञानेश कुमार जो कि एडिशनल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त प्रभारी थे, उनको बनाकर के टीम बनाई गई। और इन लोगों का काम दिया कि भाई आप लोगों को जो कार्रवाई हम करने जा रहे हैं उसको सपोर्ट देना है, और वहाँ पर एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर को, कानून को संभाल के रखना है। मतलब वहाँ पर एक अंडरग्राउंड, मतलब ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट होने के पहले अपनी बात को मतलब एक सतह देना, जो बात हमें करनी है। चौथी थी लीगल टीम, जिसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल और लॉ और जस्टिस सेक्रेटरी आलोक श्रीवास्तव, एडिशनल सेक्रेटरी लॉ RS वर्मा थे, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद थे, इस टीम का काम देख रहे थे। और इनका काम था कि कानून की रूप से ऐसा ड्राफ्ट तैयार करना कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी इसको हटाया ना जा सके, क्योंकि कानून पास कर दिया, कल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा और हट गया तो मुश्किल हो जाएगा। इन लोगों का काम था कि अगर कभी भी, इनको ये नहीं बताया कब करना है, लेकिन अगर कभी भी कानून लागू हुआ तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती ना दी जाए। तो ये लोग अपने काम में जुट गए, लीगल मतलब देखिए आप किस तरीके से किसी काम को अंजाम देना पड़ता है, वो देखिए आप। इसके अलावा आखिरी टीम जो बनाई इन्होंने, वो बनाई विदेश मंत्रालय की टीम थी, जिसमें विदेश मंत्री S जयशंकर और विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन थे, और उनके साथ में कुछ डिप्लोमेट्स थे और भी लोग थे। उनका काम ये था कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रचार करके एक हवा बनाना कि ये धारा 370 की आड़ में किस तरीके से कार्रवाई करा रहे हैं और भारत में अटैक कर रहे हैं और भारत की सुरक्षा खतरा पहुंचा रहे हैं, तो इनके खिलाफ हवा विश्व भर में बनाना। तो जयशंकर ने बहुत विदेश की यात्रा करी, सब करी, लेकिन उन्होंने वहाँ पर लोगों को ठंडा कर दिया कि ऐसा कुछ हो तो पूरा विदेश में सब लोग चुप रहे। इसके बाद मई में जब सरकार बन गई तो डोभाल को मालूम था, ये इन कमेटी में काफ़ी लोग, लेकिन डोभाल को मालूम था, तो उन्होंने कई चक्कर लगाए मई के, देखते रहे, लोगों से मिले, वहाँ पर लोगों से मिले भी थे, नेताओं से मिले, सबसे मिले, और एक ऑब्जर्वर की तरह उन्होंने जो है देखा। और फिर अचानक मानसून सत्र जो था उसको 25 जुलाई को ख़त्म होने था, वो अपनी रणनीति के तहत 7 अगस्त तक कर दिया। मानसून सत्र 7 अगस्त तक कर दिया कि कैसे मतलब मानसून को बढ़ाया जाए। इसके बाद 2 अगस्त को 2019 में लास्ट मीटिंग हुई कि अब इस काम को आगे बढ़ा देना है। जो तो अपर हैंड की टीम थी, उन्होंने डिसाइड किया। तब तक में नीचे की जो और कमेटियाँ थी, ग्राउंड फ्लोर कमेटी, मतलब बीच की मिड कमेटी, इन सब लोगों से उनको आ गया कि हाँ सब ओके, हम आगे बढ़ चुके हैं। और फिर PMO की लाइन पर PMO भी मतलब वहाँ पर लोग 24 घंटे रहे, कश्मीर से इनपुट लेते रहे लगातार, क्या गए क्या नहीं है। और उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे शालीन काबरा थे, गृह मंत्रालय से बात हुई, अमरनाथ यात्रा को तुरंत रोका गया और तुरंत सबको वापस लौटने के लिए कहा गया। और ये आइडिया बनाया गया कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है, इसी हवा जो है उड़ाने का प्रयास किया गया।
तो पाकिस्तान ने भी और चीन ने भी उधर की तरफ अपनी सेनाएं भेजने का काम चालू कर दिया और पूरे दुनिया का अटेंशन इस पे आ गया कि जो है भारत हमला करने वाला, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी कि हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं कश्मीर मुद्दे पर। मतलब आप लोग लड़ाई ना एस्केलेट कीजिए, मतलब हमला ना कीजिए भारत चीन के ऊपर। और इसके अलावा लेकिन इन्होंने चीन की तरफ और पाकिस्तान की तरफ हमला ना हो इसके लिए सारी आर्मी को अलर्ट कर दिया, एयरफोर्स नेवी सबको अलर्ट कर दिया, समुद्रों में अपनी स्थिति बना ली कि कोई अगर हमारे ऊपर हमला करेगा बाहर से तो हम उससे लड़ने, मतलब युद्ध प्रिपेयर टू वार अपनी स्ट्रेटजी जो होती है वो तो हाईएस्ट लेवल वार के लिए जो अंतिम तैयारी होती है उसको अंजाम दे दिया। और इस तरह से फिर बोला गया 4 अगस्त, बोले नहीं 5 अगस्त करो। 5 अगस्त पर जो है और उन्होंने फिर जो है 3 और 4 अगस्त को अपने मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी उन सबकी ट्रेनिंग भी रखी कि किस तरीके से हमको एक मत पार करेंगे, मतलब आप लोग मौजूद रहें सब लोग, और इसको ये नहीं बताया क्या करना है, लेकिन हाँ एक कानून रखने वाले हैं उसको आपको पास करना है, इसको आप चुप रहिए सब लोग और इसको कानून को पास कराइए। और उसके पहले कोई स्टेटमेंट वगैरह मत दीजिए, आप लोग चुप बैठिए 2 दिन। तो विपक्ष ने खूब भड़काऊ स्टेटमेंट दे दबा के सब लोग चुप रहे। तब तक में जो है सब तैयारी हो गई और फिर 4 अगस्त की शाम को सारी जब तैयारी हो गई तो जो उनकी दूसरी टीम थी 3 नंबर 2 को के कुछ लोगों को बताया कि हम ये करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री अमित शाह अजीत डोभाल की मीटिंग हुई और उसके बाद भाई बताया सुबह ऊपर जो बताया पार्लियामेंट कमेटी मीटिंग करके इसको पास किया गया। मतलब 5 अगस्त की सुबह इसको लाया गया। और 4 अगस्त को सबसे बड़ा काम ये था कि सुबह जब बिल प्रस्तुत किया जाए तो उस टाइम पर इमीडिएटली पूरे वर्ल्ड में संदेश चले जाए कि भारत एक ऐसा मीटिंग मतलब पेश कर रहा है इमीडिएट, मतलब उसके लिए वार फोर्स बनाई गई सब लोगों की पूरी, कई मतलब जितने भी स्टाफ के ऑफिसर थे जो अब अपने अपने देश के जो स्तर थे उन स्तर पर जो है संपर्क साध करके तैयारी की गई कि विदेश में जैसे ही ये बिल प्रस्तुत होगा और ये वाक्य बोला जाएगा उसके इमीडिएटली आप चालू हो जाइए। मतलब 11 बजे अमित शाह ने बोला और इमीडिएट 11:01 पर पूरी दुनिया में कनेक्शन करके आप बताना चालू कर दें कि हम जो है ऐसा जो है करने वाले हैं। अपने 70 साल का जो पुराना हमारा कोड था और जिसको जो है हमारे कवि मंचों पर बोल बोल के अपनी आजीविका व्यतीत करते थे, क्योंकि हर कवि की एक परंपरा थी कश्मीर को उनकी बात करो पाकिस्तान को गाली दो, हम उसको हटाने वाले हैं। और इस तरीके से इसको लागू किया गया। लेकिन उसके पहले इंटरनेट पर जम्मू कश्मीर रोक लगाई गई, धारा 144 लगाई गई और जब मतलब वहाँ पर सेना के लिए अनाज खाना पानी सब पहुँचा, मतलब पूरी तैयारी कर ली गई, वार की तरीके से तैयारी कर ली गई। और देशों से जो जितने भी इस्लामिक संगठन के देश थे, यूरोपियन देश थे, मतलब जो कंट्रीज थी, नाटो के देश थे, इन सब की पूरी तैयारी कर ली गई थी और हिंट दिया गया था लेकिन उनको बताया नहीं गया था। लेकिन 11 तारीख को उनको सूचना ले दी और इस तरीके से जो है धारा 370 और 35A को हटाया गया। ये कथा हमें प्राप्त हुई और आजकल ये लिख करके भी क्या कहते हैं व्हाट्सएप पर सक्रिय है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं और इसको आप जो है शेयर करके लोगों को जानकारी दीजिए कि सरकार कैसे काम करती है और एक अच्छा और शुभ काम जो भारत के लिए था वो किया गया। धन्यवाद। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाली, जय हिंद।